हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज के इस क्लास में हम लोग वीक वाइज सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ थी, क्या क्या उसकी डिटेल्स थी, क्यों वो इंपॉर्टेंट थी, सब कुछ कवर करेंगे ऑन अ वीकली बेसिस। ठीक है, तो सितंबर मंथ वीक 1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही, जल्दी से उसको शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट न्यूज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रही वो थी अबाउट यूपीएस। आई होप आपने इसके बारे में काफी डिस्कशन सुन ली होगी। देखो, ये ना इतना मुश्किल है नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने असल में इसके बारे में अनाउंस किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि हम जो अपने 23 लाख एम्प्लॉयज है ना, उनके लिए जो पहले ओपीएस होता था, फिर हमने एनपीएस किया, अब हम यूपीएस लेके आएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम, फिर उसको बोलने लगे न्यू पेंशन स्कीम, अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब आगे जाके वेरियस स्टेट्स भी इसको फॉलो कर सकती हैं। ठीक है, ओपीएस जो है ना, असल में वो एक ऐसी पेंशन स्कीम थी जो 2004 तक चली, और आपकी पेंशन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी गवर्नमेंट की। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय तो स्टेट गवर्नमेंट की। 2004 से शुरू हुआ एनपीएस। इसमें आपकी पेंशन के लिए आपको भी सारी अपनी वर्किंग एज में थोड़ी थोड़ी सैलरी, 10-10% सैलरी आपको डालनी होती थी, बाकी थोड़ी बहुत गवर्नमेंट डालती थी। यूपीएस को एनपीएस से थोड़ा बेटर बनाया गया। आपका शेयर उतना ही रहेगा, सरकार अपना शेयर बढ़ा देगी। और भी थोड़े फायदे हैं यूपीएस के, जैसे एनपीएस में अश्योर्ड नहीं होता था कि इतनी पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यूपीएस में अश्योर्ड है। यूपीएस में फैमिली पेंशन, अगर पेंशनियर की डेथ होती है तो उसके बाद उसकी फैमिली को कितनी उसकी बची हुई पेंशन मिला करेगी, वो भी अश्योर्ड है। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, टाइम के साथ महंगाई बढ़ेगी तो पेंशन बढ़ेगी, ये भी यूपीएस में कंफर्म कर दिया गया। क्या कोई नुकसान है? अगर किसी को रिटायरमेंट से जस्ट पहले प्रमोशन मिलना, उसको शायद थोड़ा लॉस होगा, क्योंकि एनपीएस में पेंशन कैसे कैलकुलेट की जाती थी, जो आपकी आखिरी महीने की सैलरी थी, आखिरी वर्किंग महीने की सैलरी जिसके बाद आपने रिटायर होना था, उसका 50%। तो आपको अगर प्रमोशन मिला था तो बड़ी होगी आखिरी महीने की सैलरी। पर यूपीएस में आपके आखिरी पूरे साल की एवरेज निकाल के एक अमाउंट निकाल जाएगी और उसको 50% कर दिया जाएगा। तो बस जिसको प्रमोशन मिलनी है उसके लिए शायद एनपीएस बढ़िया है, बाकी सब तो यूपीएस पे ज्यादा शिफ्ट होने की एक्सपेक्टेशन है एम्प्लॉयज की। ओपीएस वापस नहीं आएगा क्योंकि सरकार सारी फंडिंग अपने साथ नहीं लेना चाहती। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज भी देखते हैं। नेक्स्ट असल में न्यूज थी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट थी यूक्रेन की। पहले वो रशिया गए थे, वहां उनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी मिला, फिर वो यूक्रेन गए। इस विजिट में ना काफी सारी चीजें ऐसी थी कि हाँ ये करेंगे, इस पे दोनों कंट्रीज मिलकर काम करेंगे, मतलब बड़ा कंक्रीट कुछ नहीं था। इंडिया ने बोला कि हम असल में ऐसा मत सोचना कि रशिया की तरफ है, या कहीं ना कहीं उन्होंने बोला हम यूक्रेन की तरफ भी नहीं, हम पीस की तरफ है। ठीक है, जो एक इंपॉर्टेंट चीज थी ना असल में इस विजिट में से निकली, वो क्या थी? वो थी ये भीष्म क्यूब्स। ये इंडिया ने गिफ्ट किए यूक्रेन को। आपको मैं दिखाता हूं किस तरह के दिखते हैं। ये ना एकदम वॉर फ्रंट पे एक मेडिकल असिस्टेंस देने के बहुत काम आते हैं, क्योंकि बिल्कुल वॉर फ्रंट पे हॉस्पिटल्स बड़े बड़े बनाना बहुत मुश्किल है। तो ये भीष्म क्यूब्स काफी काम में आएंगे। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? इनको बोलते हैं भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोगिता एंड मैत्री। ये एक ऐसी चीज थी, कंक्रीट चीज, जो प्राइम मिनिस्टर की यूक्रेन विजिट में आप कह सकते हैं हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो आई होप ये भी आप समझ सकते हो। आगे चलते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज क्या थी? इंडिया में रिसेंटली एक नेशनल ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम सर्वे किया गया। बड़ा सिंपल बताता हूं। ऐसे ना पहाड़ों में लेक्स बन जाती हैं, ग्लेशियर का पानी जब धूप पड़ती है तो थोड़ा थोड़ा पानी रिसता है और लेक बन जाती है। ऐसा हुआ है कि कई बार ये लेक्स टूट गई और एकदम लाखों करोड़ों लीटर पानी एकदम से वैली में आ गया। अगर आपको लास्ट बताऊं, उत्तराखंड की चामोली में हुआ था। ठीक है, तो सर्वे किया गया तो ऐसी 7,500 ग्लेशियर लेक्स मिली जो एक पर्टिकुलर हाइट से ऊपर हैं। उनमें से रिस्क पे हैं 189 जो कोलैप्स कर सकती हैं। टीम्स बनाई गई थी अलग अलग, 6 सिक्किम में, 6 लद्दाख में, 1 हिमाचल में, 2 जम्मू एंड कश्मीर में। टीम्स पूरा सर्वे वगैरह कर आई, इस तरह की लेक्स को ढूंढा। वैसे अगर मैं आपको बताऊं, इंडिया में ग्लेशियर लेक सबसे ज्यादा ब्रह्मपुत्रा के आसपास है, फिर गंगा, फिर इंडस। ये जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट है ये 2021 में चामोली में हुआ था, बहुत डेंजरस था, और उससे पहले केदारनाथ में 2013 में भी देखा गया। तो अब जो लेक्स हाई रिस्क वाली डिस्कवर हो गई हैं, उनको कैसे ट्रीट करना है, क्या उनको एक प्लान तरीके से खुद ही ड्रेन करना है, अब ये चीज पे यहां पर सोचा जाएगा। ठीक है, चलते अपनी नेक्स्ट पे।
प्राइम मिनिस्टर की यूक्रेन की विजिट हुई और उसी दौरान यूके इंडिया की काफी सारी कंट्रीज को काफी सारी कंपनीज को कह रहा है कि आप जब भी रशिया को कुछ एक्सपोर्ट करते हो ना, तो मेक श्योर करो आप रशिया को ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट नहीं करें। ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसको एक सिविलियन पर्पस के काम में भी लिया जा सकता है और मिलिट्री पर्पस के काम में भी लिया जा सकता है। क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कोई सैटेलाइट का कंपोनेंट, कोई मिसाइल का कंपोनेंट, कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज, कोई केमिकल बायोलॉजिकल टूल, नाइट विजन टेक्नोलॉजी, थर्मल इमेजिंग, ड्रोन्स, ये सब ड्यूअल यूज में आता है। जैसे ड्रोन है, ड्रोन को आप वैसे भी कोई वीडियोग्राफी फोटोग्राफी में भी यूज कर सकते हैं, पर ड्रोन को वेपनाइज भी किया जा सकता है। इसको बोलते हैं ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी। तो ये अमेरिका कह रहा है आप असल में इंडियन कंपनीज को कह रहे हैं रशिया को एक्सपोर्ट मत करो। क्या दुनिया में कोई भी किसी भी कंट्री को कुछ भी बेच सकता है? ऐसा नहीं है। अगर आपने ड्यूअल यूज वाली टेक्नोलॉजी, अगर आपने ये जो ड्यूअल यूज वाली टेक्नोलॉजी है ये किसी को एक्सपोर्ट करनी है तो आपको कुछ रेगुलेशन फॉलो करनी होती है अंडर वासेनार अरेंजमेंट। अगर आपने न्यूक्लियर रिलेटेड कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो एनएसजी के अंदर करना होता है। अगर केमिकल या बायोलॉजिकल कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होता है आपको तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के अंदर करना होता है। और मिसाइल से जुड़ा हुआ कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो तो एमटीसीआर के अंदर करना होता है। ठीक है, ये 4 रेगुलेशंस हैं जो डिफेंस के जो मटेरियल है उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में बहुत यूजफुल तो नहीं, बहुत जरूरी है इनको फॉलो करना। ठीक है, जैसे रिसेंटली एक शिप था चाइना से पाकिस्तान जा रहा था, उसमें कुछ तो बायोलॉजिकल केमिकल लिक्विड्स थे, उसको इंडिया ने रोक दिया था। ठीक है, तो इन रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज असल में क्या है, भारतमाला परियोजना, हमारा वो प्रोग्राम जिसमें हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे। क्यों न्यूज में था भारतमाला? क्योंकि भारतमाला में जितनी सड़कें बनानी है उसको फेजेस में डिवाइड किया है। फेज 1 आधा कंप्लीट हो चुका है। आप बोलोगे तो बहुत स्लो हो रहा है। देखो, रोड कंस्ट्रक्शन एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है, सिर्फ सड़क नहीं बनानी है। जहां वो सड़क बनेगी उस जमीन को एक्वायर करना, उसको क्लीन करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। इंडिया में तो जमीन एक्वायर ही नहीं होती। तो वैसे तो ये फेज 1 कंप्लीट होना था 2022 तक, पर अब इसको थोड़ा सा आगे पुश कर दिया गया। भारतमाला प्रोजेक्ट के थ्रू इंडिया में एवरेज रोड्स को इंप्रूव किया जाएगा, रोड पे चलने वाली व्हीकल्स की स्पीड इंप्रूव की जाएगी, लॉजिस्टिक्स मूवमेंट को काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, जैसे भारतमाला होता है ना, ऐसे एक सागरमाला भी होता है। उसमें आई होप आप समझ रहे हो, कोस्टल रीजन्स के कंस्ट्रक्शन को इंप्रूव करते हैं, पोर्ट्स वगैरह को इंप्रूव करते हैं, इनलैंड वाटरवेज को इंप्रूव करते हैं। और ये सब कुछ बनता है गति शक्ति प्रोग्राम के अंदर कि जो भी प्रोजेक्ट जो मर्जी हो, बस उसको टाइमली कंप्लीट करो। ये कोर होता है गति शक्ति प्रोग्राम। ऐसा कुछ दिखेगा इंडिया का मैप विद द कंप्लीशन ऑफ भारतमाला रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। काफी यूजफुल होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, इंडिया में एक काफी बड़ी शॉर्टेज देखी जा रही है नेचुरल रबर की। नेचुरल रबर का काम कहाँ आता है? बहुत सारी इंडस्ट्रीज में आता है, सबसे ज्यादा आता है टायर इंडस्ट्री में। ठीक है, क्या हम कभी भी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते थे? जब से हमारी इंडस्ट्री ने ग्रो करना शुरू किया तब से तो हमको कुछ कुछ रबर बाहर से मंगवाना ही पड़ रहा है। पर अब क्या, बाहर से भी इतना ज्यादा हमको इतना इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। हमने अपनी प्रोडक्शन, खुद कंट्री की प्रोडक्शन को 8.3 लाख टन जो 2022-23 में थे उसको बढ़ा के 8.57 लाख टन कर दिया 2023-2024। पर उसी टाइम हमारी कंजम्पशन 13.5 लाख से बढ़कर 14.16 लाख हो गई। ठीक है, मैक्सिमम रबर तो सीधे सीधे टायर इंडस्ट्री में ही चली जाती है। ठीक है, हम कभी भी अपनी पूरी डिमांड को मतलब पूरी डिमांड को पूरा नहीं कर पाते थे, तो वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश जैसी कंट्री से हम लोग इंपोर्ट करवा लेते थे। ठीक है, अब क्या होता है, नेचुरल रबर को इंपोर्ट करने में कस्टम ड्यूटी भी लगती है, तो सरकार को उसको भी थोड़ा कम करना चाहिए क्योंकि हमारी डिमांड ही बहुत ज्यादा है। अब बांग्लादेश में जो प्रॉब्लम है, क्योंकि बांग्लादेश से भी रबर को इंपोर्ट किया था, उसकी वजह से भी इंपैक्ट पड़ गया। आपको पता ना चाहिए, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए कि इस बोर्ड के हेडक्वार्टर्स का है, रबर बोर्ड, टबैको बोर्ड, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड। तो रबर बोर्ड है ना जो इंडिया का, उसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे केरला के कोट्टायम में। ये भी आपको आना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्या है, असल में हमारी कंट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट या इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्शन करके उसको बेचा जाता है ना, एक से तो इसके ना कुछ रूल्स बदले गए। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने मॉडिफाई कर दिए हैं गाइडलाइंस फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्रॉस बॉर्डर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 2018 रूल्स।
कहीं ना कहीं काफी सारे लोगों का मानना है कि ये रूल बदले गए हैं एक कंपनी के लिए, अडानी पावर के लिए, क्योंकि इनका ना एक प्लांट था जो कि था गौड़ा पावर प्लांट झारखंड में, और ये बिजली बेचता था बांग्लादेश को, बांग्लादेश की सरकार के थ्रू। पर जब से वहां सरकार चेंज हुई है, वो इंडियन कंपनीज के साथ इतना ज्यादा कोलैबोरेट नहीं करना चाहते। अब वो तो अडानी के इस प्लांट से बिजली नहीं खरीदेंगे, तो अब ये प्लांट इंडिया में डोमेस्टिकली बिजली सेल कर सके, इसके लिए इन रूल्स को थोड़ा अपडेट किया गया। ठीक है, ठीक है। ये नए मॉडिफिकेशंस अलाउ करती हैं सेल ऑफ पावर टू लोकल ग्रिड। तो अब आप अगर बाहर एक्सपोर्ट करते थे अपनी बिजली, जो अडानी ग्रुप झारखंड में रहकर बांग्लादेश में करता था, आपको अगर मैप पे देखोगे तो बस झारखंड के बगल में बांग्लादेश है, तो अगर आप पहले बाहर एक्सपोर्ट करते थे, आप लोकल इंडिया के डोमेस्टिक ग्रिड में भी उस बिजली को बेच सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम भी है, अडानी ग्रुप को बहुत सारा पैसा बांग्लादेश की सरकार ने देना था, यही जो उन्होंने बिजली बेची थी उसके लिए। पर अब जो नई गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं कह रही है कि हम हर चीज को एक बार रिव्यू करेंगे। आप फ्यूचर वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल करो, ठीक है, पर जो पुरानी पेमेंट्स अगर वो यहाँ पर अडानी ग्रुप को नहीं होगी, तो फिर इंडिया की गवर्नमेंट को भी इसमें थोड़ा इंटरवीन जरूर करना पड़ेगा। क्योंकि अडानी ने ऐसे तो नहीं कि खुद जाके बात करी होगी, वो तो इंडियन गवर्नमेंट के साथ बांग्लादेश की बात हुई होगी, तो इंडिया ने देखा होगा कि कौन सी कंपनी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज रही। हमारी सेकंड न्यूक्लियर पावर सबमरीन कमीशन हो चुकी है। न्यूक्लियर पावर एक ऐसी सबमरीन जिसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है, इसका नाम है अरिहंत, पहली थी अरिहंत। तो सेकंड इंडिजिनियसली बिल्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, मतलब ये अपने साथ एक बैलिस्टिक मिसाइल भी कैरी कर सकती है। पर वो इसकी खासियत है, इसकी खासियत है कि न्यूक्लियर पावर्ड है, इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है। तो इसकी कमीशनिंग हुई विशाखापट्टनम में, डिफेंस मिनिस्टर भी थे प्रेसिडेंट। 6000 टन की सबमरीन, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर लगा हुआ है, मैक्सिमम स्पीड वगैरह के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। ये अपने साथ K4 मिसाइल्स, K4 ना ज्यादातर नेवी की मिसाइल्स होती है, K4 या K15 ये नेवी की मिसाइल्स होती है, वो भी अपने साथ कैरी करती है। ठीक है, ठीक है। तो INS अरिहंत पहली थी न्यूक्लियर पावर सबमरीन अरिहंत, दूसरी अरिघात, ये अरिघात है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। हमारी कंट्री में जो 2019 में 2 यूटीज बनी थी, लद्दाख स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से, लद्दाख यूटी और जम्मू एंड कश्मीर यूटी, दोनों अपने आप में न्यूज में। जम्मू एंड कश्मीर यूटी इसलिए न्यूज में क्योंकि वहां इलेक्शन हो रहे हैं। लद्दाख यूटी इसलिए न्यूज में क्योंकि उसकी डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ रही हैं, पहले 2 थी अब 7 हो जाएंगे, 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऐड हो रही हैं। ठीक है, तो पहले सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट थी लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, कारगिल और ले। अब हो जाएगी जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, चटगांव, ये 5 और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, वैसे तो लद्दाख के लोगों की बहुत सारी डिमांड्स है, 6 शेड्यूल में इंक्लूजन, इलेक्शंस करवाना, लोकसभा राज्यसभा की सीट्स बढ़ाना, ये भी एक डिमांड थी। तो गवर्नमेंट ने एक ऐसी डिमांड पूरी कर दी जिससे थोड़ा सा वहां पर सिचुएशन नॉर्मलाइज हो, पर अभी वहां के लोगों की और बहुत तरह की डिमांड है। ठीक है, तो पहले सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट थी, अभी इन डिस्ट्रिक्ट्स को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, आज की लास्ट न्यूज। हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और अभी तो और बढ़ती जा रही है। पुरानी गाड़ियां बहुत सारी हैं जिनकी जो आरसी होती है वो 10 या 15 या 20 साल के बाद एक्सपायर हो जाती है। अब आप उस गाड़ी को नहीं चला सकते। पर नई गाड़ी आप अभी खरीदना नहीं चाहते, या आप चाहते हो कि पुरानी का कुछ तो मिले आपको। फाइनली अब इसका थोड़ा सा सोल्यूशन दिख रहा है। अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को एक ऑर्गेनाइज स्क्रैपेज पॉलिसी में डाल देते हो, तो आपको जो, अब आप नई गाड़ी तो खरीदोगे तो आपको उस पर थोड़ा सा ऑफ मिलेगा, रिबेट मिलेगा। और क्योंकि आपने अपनी पुरानी गाड़ी को एक प्रॉपर स्क्रैपिंग पॉलिसी में डाला, उसको अच्छे से रिसाइकल किया जाएगा, अब उसका पॉल्यूशन वाला इंजन ज्यादा पॉल्यूशन नहीं करेगा, आप नई गाड़ी खरीदोगे, तो नई गाड़ी खरीदने पे जो आपको रोड टैक्स भरना है स्टेट को, उसमें भी थोड़ा सा आपको डिस्काउंट मिलेगा। वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इसका नाम है। ऑटो मैन्युफैक्चरर्स रेडी हो गए कि वो आपको कुछ हद तक, ये ज्यादा नहीं होगा, ये होगा 1.5 से 3% तक का ऑफ वो अपनी तरफ से ऑफर करेंगे, और जो आपका रोड टैक्स होगा उसमें 30% तक का ऑफ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। इससे क्या होगा, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाएगा कि अगर आप अपनी 10, 15, 20 साल पुरानी गाड़ी को इस स्क्रैपेज पॉलिसी में डालते हो, तो नई गाड़ी खरीदने में आपको काफी हद तक
एक फाइनेंशियल हेल्प मिल जाएगी, ठीक है, ताकि लोगों को भी एक मोटिवेशन फैक्टर मिले। इससे बहुत सारे फायदे होंगे। एनवायरमेंटली नई गाड़ियों का पोल्यूशन लेवल बहुत कम है, वो BS6 पे काम करती हैं। ऑटो इंडस्ट्री में नई गाड़ियां ज्यादा बिकेंगी, रिसाइकलिंग अच्छी से हो पाएगी, बहुत तरह की एफिशिएंट इंप्रूवमेंट्स आ पाएंगी, फ्यूल अच्छे हो रहे हैं, गाड़ियों के इंजन अच्छे हो रहे हैं, काफी तरह के फायदे हैं। बहुत कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसे कार्स, ट्रक्स, बाइक्स सबको स्क्रैपेज पॉलिसी में डाला जा सकता है, इसका क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, बहुत तरह के आपको फायदे दिए जाएंगे। जो रिसाइकलिंग की जाएगी गाड़ियों को, उनमें से किस किस तरह का मटेरियल निकल सकता है जिसको नई गाड़ियों में रिसाइकिल करके यूज किया जा सकता है, सबको फायदा होगा इससे, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, एनवायरमेंट को बहुत बड़ा फायदा होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके साथ इस क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज टॉपिक्स मुझे कवर करने थे मैंने कवर कर लिए। मिलेंगे अपनी ऐसे ही नेक्स्ट वीक की क्लास में, और पूरे वीक में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको एक हाईलाइट फॉर्म में डिस्कस करें। तब तक थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।